आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। पहली नज़र में देखें तो ये पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल का एक सामान्य सा प्रशासनिक नोटिस लगता है। एक सफ़ेद पन्ने पर कुछ तारीखें, कुछ नियम। हाँ बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि एक आंतरिक सर्कुलर में, मतलब एक इंटरनल नोटिस में, ऐसा क्या खास हो सकता है? चलिए आज इसकी परतों को जरा खोलकर देखते हैं। अक्सर ऐसे ही साधारण दिखने वाले दस्तावेज हमें किसी बड़े संगठन की, आप कह सकती हैं, आत्मा में झांकने का मौका देते हैं। ये बताते हैं कि वो संगठन असल में काम कैसे करता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। और वो अपने हजारों कर्मचारियों से किस भाषा में बात करता है। बिल्कुल। और ये नोटिस एक चुनाव के बारे में है, जो हमेशा दिलचस्प होता है। हाँ, और ये कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि जेसीसीएस निदेशक मंडल का एक आंतरिक चुनाव है। आज हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि ये एक पन्ने का नोटिस हमें भारतीय रेलवे जैसे विशाल संगठन के भीतर शासन, कर्मचारी अधिकारों और यहाँ तक कि आधुनिकीकरण के बारे में क्या-क्या बता सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जेसीसीएस आखिर है क्या? मतलब सरल शब्दों में ये क्या काम करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। जेसीसीएस का पूरा नाम है जॉइंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसे आप आसान भाषा में रेलवे कर्मचारियों का, उनका अपना बैंक या एक सहकारी समिति समझ सकते हैं। अच्छा, एक तरह का बैंक। हाँ, ये कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसे जमा करती है, उनकी बचत पर ब्याज देती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें कम ब्याज दर पर लोन भी देती है। तो इस निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हजारों कर्मचारियों की गाड़ी कमाई और बचत के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनका एक गलत फैसला हजारों परिवारों पर असर डाल सकता है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे कर्मचारियों के पैसों से जुड़ा मामला है। अब समझ में आया कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। हो क्या रहा है? नोटिस के मुताबिक ये रतलाम मंडल में जेसीएस चुनाव 2025 की घोषणा है और चुनाव की तारीख तय की गई है 22 दिसंबर 2025। हाँ, और यहाँ सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान जाता है वो है इसका पैमाना, मतलब इसका स्केल। दस्तावेज में साफ लिखा है कि रतलाम मंडल में कुल 30,000 कर्मचारी वोट देने के योग्य हैं। 30,000? हाँ, 30,000। ये कोई छोटी मोटी समिति का चुनाव नहीं है। ये रेलवे के एक डिवीजन के भीतर एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, भारत में कई छोटे शहर और कस्बे हैं जिनकी पूरी आबादी 30,000 से कम होती है। सही बात है। तो सोचिए, एक संगठन के भीतर इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाना, ये कितनी बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होगी। बिल्कुल, और वे इस चुनौती को गंभीरता से ले रहे हैं, यह मतदान के समय से पता चलता है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे 8 घंटे। हाँ, इसका मतलब यह है कि जो लोको पायलट रात की ट्रेन चलाकर सुबह लौटा है या जो गैंगमैन दोपहर की शिफ्ट में जाने वाला है, हर किसी के पास वोट डालने का पूरा मौका होगा। कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि उसे वक्त नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सही है। 8 घंटे की वोटिंग विंडो सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक संदेश है। क्या संदेश? संदेश ये है कि संगठन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें। ये सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने जैसा नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी निदेशक चुने जाएं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों का समर्थन हासिल हो, ताकि उनके फैसलों में वजन हो। ठीक है, तो पैमाना बहुत बड़ा है और समय काफी दिया गया है। लेकिन यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कहां से? उन्होंने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई है, jccselection.rtm2025.cyberrace.com। कोई भी कर्मचारी बस अपना पीएफ नंबर डालकर अपना पोलिंग बूथ पता कर सकता है। वाह! मतलब आप किसी को नोटिस बोर्ड के सामने खड़े होकर सैकड़ों नामों की लिस्ट में अपना नाम नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि इससे कितने लोगों का समय और सिरदर्द बचेगा। हाँ, यह तुलना सही है, लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। सरकारी सिस्टम में जानकारी अक्सर ताकत होती है ना, जो कुछ चुनिंदा बाबुओं या क्लर्कों के पास होती थी। सही। एक वेबसाइट बनाकर जानकारी को सार्वजनिक करना सिर्फ सुविधा देना नहीं है, यह उस पारंपरिक शक्ति संरचना को तोड़ना है। अब एक कर्मचारी को किसी क्लर्क से पूछने की जरूरत नहीं, जानकारी सीधे उसके हाथ में है, उसके फोन पर। अच्छा, ये एक छोटा सा पोर्टल है, लेकिन यह पारदर्शिता और एक तरह से सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है
ये वेबसाइट एक शानदार कदम है, पर क्या हम ये मान सकते हैं कि रेलवे के सभी 30,000 कर्मचारियों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की आसान पहुंच है? क्या किसी दूर दराज के इलाके में पटरियों पर काम कर रहे गैंगमैन के लिए भी ये उतना ही सुलभ है जितना कि रतलाम हेडक्वार्टर में बैठे एक अधिकारी के लिए? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये एक वास्तविक चुनौती है। हो सकता है कि कुछ कर्मचारी अभी भी तकनीक के साथ उतने सहज ना हो या उनके पास हर समय इंटरनेट ना हो। तो फिर लेकिन इसे हमें इस तरह देखना चाहिए कि ये एक शुरुआत है। शायद अभी भी पुराने तरीके जैसे नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगाना वो भी जारी रहेंगे, लेकिन एक डिजिटल विकल्प देना भविष्य की दिशा तय करता है। ये दिखाता है कि संगठन आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, भले ही ये बदलाव धीरे धीरे आए। सही बात है। ये एकदम से सबको शामिल नहीं कर सकता, पर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का रास्ता जरूर खोलता है। सही बात है। अब इसी नोटिस में एक और चीज है, वोट डालने के लिए जरूरी पहचान पत्रों की सूची। इसमें रेलवे पहचान पत्र से लेकर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस तक कुल 7 विकल्प दिए गए हैं। ये काफी लंबी सूची है। हाँ, और ये भी उसी समावेशी सोच का हिस्सा है। इतने सारे विकल्प देने का सीधा मतलब है कि वे नहीं चाहते कि कोई कर्मचारी सिर्फ इसलिए वोट डालने से रह जाए क्योंकि उसके पास कोई एक खास कार्ड उस दिन जेब में नहीं था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और गहरा, एक तकनीकी विवरण छिपा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। नोटिस में साफ लिखा है कि मतदाता सूची कर्मचारी के पीएफ नंबर के आधार पर तैयार की गई है, न कि आधार या पैन कार्ड के आधार पर। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस चुनाव के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को परिभाषित करता है। इसका मतलब ये है कि इस चुनाव के लिए आपकी पहचान एक नागरिक के तौर पर जो आधार या वोटर आईडी से होती है वो उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी पहचान एक रेलवे कर्मचारी के तौर पर रखती है। बिल्कुल, जो कि पीएफ नंबर से होती है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये पूरी तरह से एक आंतरिक रोजगार आधारित चुनाव है। ये रेलवे की अपनी दुनिया है, अपने नियम है, और इस दुनिया में आपकी नागरिकता आपका पीएफ नंबर है। ये चुनाव के दायरे को साफ तौर पर संगठन के भीतर सीमित कर देता है। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके जानकारी को आसान बना दिया है और पहचान के कई विकल्प देकर वोटिंग को सुलभ भी कर दिया है। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी रुकावट तो वो काम ही होता है। किसी को छुट्टी नहीं मिलती या कोई जरूरी काम आ जाता है। इस बारे में नोटिस क्या कहता है? और यहीं पे इस नोटिस का सबसे शक्तिशाली हिस्सा सामने आता है। ये सिर्फ चुनाव की घोषणा नहीं करता, ये सुपरवाइजरों और यूनिट प्रभारियों को सीधे सीधे निर्देश देता है। क्या निर्देश? इसमें लिखा है कि यूनिट प्रमुखों और स्टेशन प्रभारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे योग्य कर्मचारियों को मतदान के लिए पर्याप्त समय दें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक छुट्टी या काम से छूट भी प्रदान करें। एक मिनट, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर काम से फुर्सत मिले तो जाकर वोट दे देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है कि तुम्हारे बॉस की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे काम को इस तरह से व्यवस्थित करे कि तुम वोट दे सको। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। यही मानसिकता का अंतर है। ये मानसिकता दर्शाती है कि कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनना उस दिन के सामान्य कामकाज से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदान के रास्ते में आने वाली हर प्रशासनिक बाधा को दूर करना है। संगठन खुद ये पक्का कर रहा है कि काम वोटिंग के अधिकार के आड़े ना आए। ये कर्मचारी सशक्तिकरण का एक ठोस और व्यावहारिक उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ अधिकार नहीं है? नहीं, ये एक ऐसा अधिकार है जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट को सौंपी गई है। और नोटिस की भाषा भी बहुत स्पष्ट है। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक आदेश में। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था करें और वैकल्पिक अवकाश छूट प्रदान करें जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल हुआ है। ये काफी मजबूत भाषा है। हाँ, और ये उस अधिकार को स्थापित करता है। ये कहता है कि वोट देने का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए प्रबंधन को सक्रिय रूप से व्यवस्था करनी होगी। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक सुनिश्चित अधिकार है। ये दिखाता है कि संगठन अपने ही बनाए हुए लोकतांत्रिक ढांचे का कितना सम्मान करता है। ठीक है, तो प्रक्रिया को आसान बनाने और भागीदारी बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया गया है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हो रहा हो, जहां कर्मचारियों के पैसे दांव पर लगे हों, तो एक सवाल ये भी उठता है कि कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा कैसे करें? बहुत जरूरी सवाल है। उन्हें कैसे पता चले कि ये सब कुछ आधिकारिक और नियमों के तहत हो रहा है? यहीं पर शायद इस नोटिस का डिजाइन और इसकी भाषा काम आती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सभी प्रामाणिकता के संकेत हैं।
इस नोटिस को देखिए, सबसे ऊपर पश्चिमी रेलवे का लोगो है, दाईं ओर एक फाइल नंबर है, तारीख है और सबसे नीचे एक हस्ताक्षर है। तो ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। नहीं, इस पर सोमनाथ कैलाश गायकवाड़, जो रतलाम के सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं, उनके दस्तखत हैं। इसकी औपचारिक भाषा, इसे सभी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के निर्देश और एक विशिष्ट संदर्भ संख्या, ये सब मिलकर पुष्टि करते हैं कि यह एक वैध प्रशासनिक आदेश है। ये कोई अनौपचारिक घोषणा या किसी यूनियन का पर्चा नहीं है। बिल्कुल, और ये सब इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह प्रक्रिया में विश्वास पैदा करता है। जब एक कर्मचारी इस नोटिस को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये चुनाव रेलवे प्रशासन द्वारा पूरी गंभीरता और नियमों के साथ आयोजित किया जा रहा है। इससे चुनाव की वैधता और निष्पक्षता पर भरोसा बनता है। हाँ, अगर यही बात एक साधारण कागज पर बिना किसी लोगो या हस्ताक्षर की लिखी होती तो शायद आधे लोग इसे गंभीरता से ही नहीं लेते। ये आधिकारिकता ही है जो 30,000 लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि उनका वोट मायने रखेगा और उसकी गिनती सही तरीके से होगी। तो हमने शुरुआत एक साधारण से दिखने वाले रेलवे नोटिस से की थी और हमें भारतीय रेलवे जैसे विशाल संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र, डिजिटल परिवर्तन और कर्मचारी अधिकारों की एक गहरी झलक देखने को मिली। हाँ, ये दिखाता है कि रेलवे जैसे एक बेहद संरचित और पारंपरिक माने जाने वाले माहौल में भी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व और शासन के लिए न केवल व्यवस्थाएं मौजूद हैं, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से आसान और सुलभ भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चुनाव की सूचना नहीं है, ये एक जीवंत आंतरिक लोकतंत्र प्रक्रिया का सबूत है जो इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इस एक पन्ने ने हमें बताया कि कैसे 30,000 लोगों के लिए एक निष्पक्ष चुनाव कराने की योजना बनाई गई है, कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके सूचना की ताकत कुछ लोगों के हाथ से निकालकर सबके हाथ में दी जा रही है, और कैसे प्रबंधन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। और ये सब कुछ एक बहुत ही स्पष्ट, संक्षिप्त और आधिकारिक तरीके से बताया गया है। इसमें कोई अस्पष्टता या भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। हर कर्मचारी और हर सुपरवाइजर को ठीक-ठीक पता है कि क्या करना है और उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। ये एक कुशल प्रशासन का भी प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा नोटिस ये चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुलभ बनाने के बारे में है। ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के दौर में जब दफ्तरों और काम करने की जगहों की संस्कृति तेजी से बदल रही है, तब कार्यस्थल लोकतंत्र या वर्कप्लेस डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या लोकतंत्र सिर्फ एक सहकारी समिति के लिए प्रतिनिधि चुनने तक सीमित है, या इसका विस्तार रोजमर्रा के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक भी होना चाहिए? रेलवे जैसे संगठनों के लिए अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने की दिशा में अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इस चुनाव मॉडल का इस्तेमाल काम करने के हालात, सुरक्षा के नियम या यहाँ तक कि रूट प्लानिंग जैसे मुद्दों पर कर्मचारियों की राय लेने के लिए भी किया जा सकता है? कर्मचारियों की आवाज की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए?